हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई हो, पटवारी हो, संविदा हो, सीटेट हो, आरएएस के एग्जाम हो या आईएएस के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। ठीक है, तो देखिए इसमें अव्यय या इसी को हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें अविकारी शब्द कहिए, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द या इन्हीं को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अव्यय शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, अब इनको पढ़ने से पहले हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए कि इनका अर्थ होता क्या है। देखिए, तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पर अविकारी शब्द। तो जो अविकारी शब्द होता है इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं जो अविकारी शब्द होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से, तो ये बना है अधन विकारी। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, तो ये अधन विकारी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बन रहा है अविकारी शब्द। ठीक है, कौन कौन से दो शब्द, तो ये हो गया एक तो और दूसरा हो जाता है विकारी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, तो ऐसे शब्द जिनमें विकार नहीं होता है। आ रहा समझ में, तो जो अविकारी शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बन गया अधन विकारी। तो आ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नहीं। आ का मतलब क्या हो जाता है, तो आ का मतलब होता है नहीं, न या निषेध, ये इसके इतने अर्थ होते हैं। और विकारी मतलब क्या हो जाता है, परिवर्तन। विकारी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे फिर यहाँ पर जो अव्यय शब्द होता है, तो जो अव्यय शब्द होता है यह भी दो शब्दों से मिलकर बन गया है। तो दो शब्द इसके भी कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो हो जाता है अ और दूसरा हो जाता है व्यय। ऐसे दो शब्दों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर भी आ का मतलब क्या हो जाता है, तो आ का मतलब फिर वही है, नहीं या न, ये इसका अर्थ हो जाता है। और व्यय मतलब वही परिवर्तन या खर्च। आ रहा समझ में, तो जिसमें हम देखते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसकी व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अविकारी का मतलब क्या होगा और अव्यय का मतलब क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो अविकारी शब्द होता है इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे या अव्यय शब्दों को परिभाषित कैसे करेंगे, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो किसे कहा जाता है अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ पर आपको बताता हूं। तो जैसे मैंने बोला कि इधर, तो हम इधर में कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या, कुछ भी परिवर्तन इसमें हम नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में ऐसे उधर, तो उधर में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ऐसे कभी शब्द आता है, तो कभी में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसमें भी कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो जितने भी शब्द हैं जिनमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
तो इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जब है, कब है, इसके बाद जहाँ है, वहाँ है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अब जो अव्यय होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं, तो अव्यय या अविकारी शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए इसमें अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय शब्दों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये देखिए इसमें अविकारी या अव्यय शब्द। तो इनके प्रकार कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इनके 4 प्रकार होते हैं। तो इनके 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए इसमें। तो पहला प्रकार देखिए इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। पहला प्रकार क्या हो जाता है? तो पहला प्रकार हो जाता है यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए अव्यय के या अविकारी शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके 4 प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला हो जाता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हो जाता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, दूसरा प्रकार हो जाता है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और इसके बाद फिर लास्ट चौथा प्रकार हो जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे इसके 4 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो अव्यय होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो इनके 4 प्रकार आपको याद रखना होगा फ्रेंड, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो इन सबको हम एक एक से डिफाइन करेंगे और इनके एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला हम शुरू कर रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। पहला प्रकार अपन ने शुरू किया है यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो सीधी सिंपल सी बात है कि वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आ रहा समझ में? तो क्रिया विशेषण को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है। विशेषण का मतलब क्या होगा? जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या होती है? तो जिनसे हमें किसी कार्य को होने के बारे में पता चलता है। तो ठीक है, तो जिससे कार्य का होना या करना, कार्य का होना या करना समझा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो फिर क्रिया विशेषण पूरा कंप्लीट क्या हुआ? तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उस अव्यय को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका अर्थ लिख दिया कि वह अव्यय, ठीक है, वह अव्यय जो क्रिया की, वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये क्या करेगा अव्यय? ये क्रिया की विशेषता बताएगा। तो क्रिया की विशेषता कैसे बताता है ये इसमें देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैंने आपको लिखा है, देखो। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख दिया है कि मोहन तेज दौड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिख दिया कि मोहन तेज दौड़ता है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आपको यह बताना है कि पहली बात तो कि क्रिया कौन सी होगी। आ रहा समझ में? पहला आपको यहाँ पर जानना है कि क्रिया क्या होगी, फिर उसके बाद हम क्रिया विशेषण पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रिया क्या है यहाँ पर? तो क्रिया है दौड़ना, ये हो जाती है क्रिया। क्रिया क्या हो जाती है यहाँ पर? दौड़ना हो जाती है। और कर्ता कौन है इसमें? कर्ता है मोहन। मोहन क्या है इसमें? कर्ता है। फिर तेज यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्रिया तो क्या है? दौड़ना है।
तो फिर जो क्रिया है दौड़ना, तो इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है तेज, मतलब दौड़ता तो है पर कैसा दौड़ रहा है, तो हमने बोला कि तेज दौड़ रहा है। और जब तेज दौड़ रहा है तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा, तेज होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर तेज। तो इसको क्रिया विशेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। आ रहा समझ में। तो तेज यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भैया दौड़ तो रहा है पर कैसे, तो बोले कि तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया की विशेषता जब बताई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। आ रहा समझ में। तो ये इसका उदाहरण मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर बोले कि मोहन धीरे दौड़ता है, तो अगर मोहन धीरे दौड़ता है तो धीरे फिर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में, ठीक है। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है इसके भी 4 प्रकार होते हैं। आगे देखिए इसमें कि जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, और जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है तो इसके कितने प्रकार हो जाते हैं फ्रेंड, तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं। तो इसके 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए पहला प्रकार, इसके भी 4 प्रकार हो जाते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें। तो पहला प्रकार हो जाता है इसका स्थानवाचक, सॉरी पहला देखिए कालवाचक, फिर उसके बाद आएंगे स्थानवाचक पर। तो पहला हो जाता है यहाँ पर कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है परिमाणवाचक, ठीक है। और इसके बाद फिर चौथा प्रकार हो जाता है रीतिवाचक। तो ऐसे इसके 4 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इसके 4 प्रकार। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो अव्यय के प्रकार 4 होते हैं, जिसमें पहला प्रकार बताया था मैंने आपको क्रिया विशेषण अव्यय, फिर इसके बाद में दूसरा बताया था संबंध बोधक, तीसरा बताया था समुच्चय बोधक, चौथा बताया था विस्मयादि बोधक। ऐसे इसके 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि पहला प्रकार, तो पहला प्रकार शुरू कर रहे हैं कौन सा, कालवाचक। तो पहला प्रकार अपन ने शुरू किया क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण अव्यय के फिर 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से, तो पहला हो जाता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा हो जाता है रीतिवाचक। ऐसे इसके 4 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर हम पहले शुरू कर रहे हैं कालवाचक, ठीक है। सबको एक एक से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला प्रकार कालवाचक। अब जो कालवाचक अव्यय होता है ये क्या करता है, कालवाचक अव्यय, ठीक है। और जो कालवाचक अव्यय होता है तो इससे क्या होगा, तो इससे हमें काल के बारे में बोध होता है। तो वे अव्यय जिससे हमें समय या कार्य के बारे में पता चलता है। तो जो भी क्रिया होगी तो वह किस समय होगी, किस काल में होगी, इसके बारे में हमें यह जानकारी देते हैं। तो ऐसे अव्यय को हम कालवाचक अव्यय कहते हैं। तो सीधी सिंपल भाषा में आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन अव्यय शब्दों से, ठीक है, तो जिन अव्यय शब्दों से हमें काल या समय का बोध होता है, तो इसे हम कालवाचक अव्यय कहते हैं। आ रहा समझ में। अब कालवाचक अव्यय इसमें कौन कौन से जाते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से अव्यय होंगे जिससे हमें कुछ समय के बारे में पता चलता है। आ रहा समझ में। तो अब देखिए मैं इसका कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे अब इसमें अपन देखते हैं कालवाचक अव्यय कैसे होते हैं। तो मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि कालवाचक मतलब समय के बारे में हमें पता चलता है या समय का बोध कराते हैं। जैसे हमने बोला कि अब, तब, जब, कहाँ, कब, कैसे, ठीक है। इसके बाद में आज, कल, ठीक। इसके बाद में रात भर, दिन भर, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये हमको किसका बोध कराते हैं, तो ये हमें काल का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ उदाहरण, इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं कालवाचक के।
तो कालवाचक के कुछ उदाहरण है, जैसे अब, फिर इसके बाद में जब, इसके बाद फिर तब, फिर इसके बाद में कब, अब जब तब कब, फिर इसके बाद में अगला इसमें आ जाता है कि जैसे आज, इसके बाद में कल, ठीक है, आज, कल, परसों, फिर इसके बाद में ऐसे अगला जाता है दिन भर, दिन भर, रात भर, ठीक है, आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं फ्रेंड, ये सारे शब्द, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये शब्द अव्यय हैं। तो अव्यय तो है, पर कौन सा अव्यय, ये कालवाचक अव्यय है। तो हमें ये किसका बोध कराते हैं, ये हमें काल का बोध कराते हैं, हमें समय का बोध कराते हैं। तो ऐसे अव्ययों को हम कालवाचक अव्यय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो ये होता है फ्रेंड यहाँ पर कालवाचक अव्यय। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अब यह किस प्रकार का अव्यय होता है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पहला तो ये कि बताइए ये क्रिया विशेषण है, या फिर संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। दूसरा प्रकार होगा कि यह क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार होगा, तब आपको बताना होगा यह कालवाचक अव्यय का प्रकार होता है या कालवाचक अव्यय होता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। या फिर और दूसरा कैसा तरीका होगा पूछना का, तो एक वाक्य लिख दिया जाएगा। तो जैसे लिख दिया जाएगा तुम अब आए, यहाँ पर अगर एक वाक्य लिख दिया जाता है कि तुम अब आए, तो अब यहाँ पर तुम अब आए, तो अब हम यहाँ पर बात करें मतलब जो समय था उस समय आप नहीं आए, जिस काल में जिस समय में आपको आना था उस समय पर आप नहीं आए, आप समय को चुका कर आए हैं या समय समाप्त हो गया उसके बाद आए हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि तुम अब आए। तो इस समय किसके बारे में पता चलता है, तो इससे भी हमें समय के बारे में पता चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार इसका कालवाचक के बाद में दूसरा प्रकार हो जाता है क्रिया विशेषण का। दूसरा प्रकार होता है स्थानवाचक अव्यय, ठीक है। और जो स्थानवाचक अव्यय होता है, तो स्थानवाचक अव्यय में क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वह अव्यय जिससे हमें स्थान के बारे में पता चलता है या स्थान का बोध कराता है, तो ऐसे अव्यय को हम स्थानबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब स्थानबोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिससे या जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्ययों या जिन अव्यय शब्दों से स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, तो उससे हम स्थानबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण इसके। तो जैसे कुछ अव्ययों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हम बोलते हैं कि जहाँ, ठीक है, जहाँ, वहाँ। तो हमने बोला कि जहाँ आप जा रहे हैं, फिर आप बोले, हम बोले कि वहाँ मत जाइए। वहाँ मतलब किस स्थान के बारे में अपन बात करते हैं, तो जहाँ, वहाँ, इधर। फिर अपन बोलते हैं इधर मत आइए, फिर इधर, उधर, फिर इसके बाद में जिधर, इधर, उधर, जिधर। इसके बाद फिर जिधर नहीं होता है, देखो, इसके बाद में इधर, उधर, है ना। इसके बाद फिर अगला शब्द आ जाता है कि भीतर, ठीक है, भीतर, बाहर आदि, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनको किस में शामिल किया जाता है, तो इसको, इन सभी को स्थानवाचक अव्ययों में शामिल किया जाता है। और ये जितने भी अव्यय हैं ये सब हमें किसका वो बोध कराते हैं, तो ये सब हमें स्थान का बोध कराते हैं। कैसा स्थान का बोध कराते हैं, तो हमने बोला कि आप भीतर आइए, तो आप भीतर आइए मतलब हम स्थान के बारे में बात करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि आप उधर जाइए, तो उधर जाइए मतलब किसी स्थान के बारे में कहते हैं। फिर हम बोलते हैं कि वहाँ मत जाइए, तो वहाँ मतलब क्या हो जाएगा, किसी स्थान के बारे में अपन बातें करते हैं। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये होते हैं स्थानवाचक के उदाहरण। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार हो जाता है परिमाण बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार हो जाता है परिमाण बोधक अव्यय, ठीक है। अब परिमाण बोधक अव्यय किसे कहा जाता है, परिमाण बोधक अव्यय,
ठीक है। अब परिमाणबोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो जिससे हमें किसी वस्तु की मात्रा का पता चलता है तो उसे हम परिमाणबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। परिमाणबोधक अव्यय किसे कहा जाता है, तो जिससे या जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से वस्तु की, जिन अव्यय शब्दों से वस्तु की मात्रा, ठीक है। तो वस्तु की मात्रा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी माप या उसकी तोल, ठीक है। तो वस्तु की मात्रा तो उसकी माप या तोल का बोध होता है या पता चलता है, बोध होता है, तो उसे हम परिमाणबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो किसी वस्तु की मात्रा के बारे में हमें पता चलेगा तो अब किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जैसे, तो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसके, ठीक है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बोला कि थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा, तो थोड़ा यहाँ पर क्या है, अव्यय है। तो हमने बोला कि थोड़ा दूध दे दो, आ रहा समझ में। इसके बाद थोड़े चावल दे दो, तो यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ, तो हमें किसी वस्तु की मात्रा के बारे में इससे पता चलता है। फिर इसके बाद में हमने बोला कि जरा, ठीक है, जरा। फिर इसके बाद में ऐसे ही बहुत या अधिक, हमने बोला कि बहुत शक्कर चाहिए, तो कितने शक्कर चाहिए, कुछ मात्रा पता चल रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनसे हमें मात्रा के बारे में पता चलता है तो उसे हम ये परिमाणबोधक अव्यय कहते हैं। तो जो थोड़ा, जरा, बहुत, इसके बाद फिर अधिक भी इसमें आ जाता है, ठीक है, जरा, थोड़ा, बहुत, अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आदि, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे अव्यय होते हैं जिनसे हमें किसी वस्तु की मात्रा के बारे में पता चलता है। तो ऐसे अव्यय शब्दों को हम परिमाणबोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो थोड़ा शब्द होता है ये थोड़ा में किस प्रकार का अव्यय है। तो पहला तो आपको क्या बताना है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा क्या बताना है इसमें कि इसमें परिमाणबोधक अव्यय होता है। तो या फिर आपको ऐसा पूछा जाए या फिर एक वाक्य के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वाक्य के माध्यम से कैसे पूछा जाएगा, तो वाक्य के माध्यम से पूछा जाएगा कि मोहन थोड़ा, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि मोहन थोड़ा पानी लेना चाहता है, थोड़ा पानी लेना चाहता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि मोहन थोड़ा पानी लेना चाहता है, तो इसमें क्या हुआ फिर, तो मोहन थोड़ा पानी लेना चाहता है, इसमें क्या होगा, तो हमने यहाँ पर देखा कि थोड़ा, तो ये थोड़ा क्या है, तो थोड़ा है यहाँ पर अव्यय। आ रहा समझ में, थोड़ा क्या है यहाँ पर अव्यय होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में, तो थोड़ा यहाँ पर है अव्यय, तो क्या चाहिए उसको, थोड़ा सा पानी चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर वस्तु की मात्रा का पता चल रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा, तो इसमें परिमाणबोधक अव्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, परिमाणबोधक अव्यय के बाद में रीतिवाचक अव्यय। अब चौथा प्रकार देखिए यहाँ पर रीतिवाचक अव्यय। अब रीतिवाचक अव्यय किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो रीतिवाचक अव्यय का सीधा सा मतलब हो जाता है कि जिन अव्यय शब्दों से हमें निश्चित, अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित, इसके बाद में निषेध आदि के बारे में हमें पता चलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा हमको याद रखना है फ्रेंड, तो जिन अव्यय शब्दों से हमें निश्चय, अनिश्चय और इसके बाद में निषेध आदि के बारे में पता चलता है तो उसे हम रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, तो जिन शब्दों से या जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से हमें निश्चय, अनिश्चय, निश्चय,
अनिश्चय तथा निषेध आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, तो उसे हम उसे हम रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जिन अव्यय शब्दों से हमें किसके बारे में पता चलेगा, तो जिन अव्यय शब्दों से हमें या तो किसी वस्तु के निश्चय होने के बारे में पता चलेगा, या उसकी अनिश्चितता के बारे में पता चलता है, या फिर हमें निषेधात्मक शब्दों के बारे में पता चलता है, मतलब नहीं है कोई भी चीज़, तो इसके बारे में जब हमें पता चलता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि वह रीतिवाचक अव्यय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधी बात है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिवाचक अव्यय किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल भाषा में बिल्कुल याद रखना है, सिंपल और सरल शब्दों में याद रखना है कि जिन अव्यय शब्दों से हमें निश्चितता, अनिश्चितता या निश्चय या अनिश्चय या फिर हमें निषेध का बोध होता है या निषेध आदि का बोध होता है, तो उसे हम उसे रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। तो इसका मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए फ्रेंड। तो उदाहरण में जैसे मैं बोलता हूं कि निश्चित, तो यहां पर निश्चित किस प्रकार का अव्यय है, यह रीतिवाचक अव्यय है। इससे हमें किसी भी वस्तु के बारे में निश्चितता का पता चलता है। हमने बोला कि यह स्थान निश्चित है, अर्थ मत में, या हम बोलेंगे कि यहाँ पर मीटिंग करना निश्चित है, यहाँ पर सम्मेलन होना निश्चित है। फिर इसके बाद में निश्चित, अनिश्चित, निश्चय, अनिश्चय, यहाँ पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो निश्चित, अनिश्चित, निश्चय, अनिश्चय, निश्चित, अनिश्चित, इसके बाद फिर अनिश्चय, तो निश्चित, अनिश्चित, निश्चय, अनिश्चय। फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं ऐसे ही निसंदेह, निसंदेह, ठीक है, निसंदेह, ठीक है, निश्चित, अनिश्चित, निश्चय, अनिश्चय, फिर इसके बाद निसंदेह, फिर न या नहीं, न नहीं, इसके बाद फिर कुछ इसमें स्वीकार बोधक को भी शामिल किया जाता है कि हाँ, ठीक है, ठीक है, जी, इस प्रकार के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको हम रीतिवाचक में शामिल करते हैं। तो इसमें निश्चित शब्दों का या निश्चित, अनिश्चित, निश्चय, अनिश्चय, निसंदेह, न, नहीं, हाँ, ये इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिसको हम रीतिवाचक अव्यय में शामिल करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो अब इन शब्दों का हम इन अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम बोलते हैं कि निसंदेह आप घर जाइए। आ रहा समझ में, मतलब हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम निषेधवाचक में कैसे शब्दों को, निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं तो उसमें हम शब्दों का कैसे प्रयोग करेंगे कि आप वहां न जाए, तो न जाए हम बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार के इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अव्यय है, तो अव्यय का पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार समाप्त हुए। अब इसके बाद में इसका दूसरा प्रकार देखिए, अव्यय का दूसरा प्रकार हो जाता है, ठीक है, तो संबंध बोधक अव्यय। दूसरा प्रकार हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय किसे कहा जाता है, देखिए संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय का सीधा सा मतलब हो जाता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, तो ऐसे अव्यय को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे फ्रेंड, तो वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम, वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा और सर्वनाम के बाद
आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, तो उसे हम संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संबंधबोधक अव्यय किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, तो ऐसे अव्यय को हम संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ मैं आपको उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ कि संबंधबोधक अव्यय कैसे होते हैं। तो जैसे अपन बोलेंगे कि कुछ यथा है, इसके बाद फिर हमने बोला कि पर्यंत है, तो ऐसे प्रकार के शब्दों को इसमें शामिल किया जाता है। अब जो संबंधबोधक अव्यय होता है तो इसके भी फिर 3 प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। जो संबंधबोधक अव्यय होता है तो संबंधबोधक अव्यय के कितने प्रकार हो जाएंगे, तो संबंधबोधक अव्यय के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड। तो इसके कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं ये देखिए यहाँ पर। संबंधबोधक अव्यय के 3 प्रकार हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पहला प्रकार हो जाता है इसमें प्रयोग के आधार पर, पहला हो जाता है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, और दूसरा हो जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा प्रकार हो जाता है अर्थ के आधार पर। तो ऐसे इसके 3 प्रकार आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा प्रकार, इसमें दो है, मतलब जो दूसरा प्रकार है अव्यय का, तो अव्यय का दूसरा प्रकार कौन सा है, संबंधबोधक अव्यय है। इसके 3 प्रकार है, फिर प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या होता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो संबंधबोधक अव्यय होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें पहला प्रकार हम शुरू करते हैं प्रयोग के आधार पर, फिर उसके बाद शुरू करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर उसके बाद शुरू करेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो अब इनमें सबको एक एक से देखिए। अब आप तो पहले यहाँ पर देखिए प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो संबंधबोधक अव्यय में पहला प्रकार देखिए यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर किस प्रकार के अव्यय होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो विभक्ति सहित होते हैं, कुछ विभक्ति रहित होते हैं, और कुछ उभयविध अव्यय होते हैं। तो ऐसे इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कुछ विभक्ति सहित, ठीक है, तो विभक्ति सहित कुछ अव्यय होते हैं जिसमें हम किस प्रकार के अव्यय को शामिल करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि यथा, ठीक है, तो यथा यह किस प्रकार का अव्यय हो जाता है, तो यह विभक्ति सहित वाला होता है। इसके बाद फिर तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कैसे अव्यय को शामिल किया जाता है, तो कुछ विभक्ति सहित, कुछ विभक्ति रहित और कुछ उभयविध, इस प्रकार के अव्यय को इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसा अपन देखते हैं कि यथा, तो यथा ये किस प्रकार का अव्यय हो जाता है, तो यथा यह विभक्ति सहित अव्यय होता है, मतलब इसको भी किस में शामिल किया जाता है, प्रयोग के आधार पर, और ये क्या करता है, संबंध बताने का कार्य करता है। इसके बाद फिर ऐसे अपन देखते हैं कि अगला उदाहरण आ जाता है, जैसे विभक्ति रहित वालों में रहित शब्द का उपयोग अपन करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रयोग के आधार पर इसे शामिल किया जाता है इसमें। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जैसे उभयविध में, तो जैसे द्वारा है, ठीक है, द्वारा आदि, या इसके बाद फिर बिना है। तो इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिसको इसमें शामिल किया जाता है प्रयोग के आधार पर। तो ये ऐसे कुछ अव्यय होते हैं जिसको प्रयोग के आधार पर शामिल किए गए हैं, और यह
प्रयोग के आधार पर किसका प्रकार होता है, तो ये संबंध बोधक का प्रकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के आधार पर देखिए दूसरा प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के आधार पर अपन देखते हैं इसमें किस प्रकार के अव्यय आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक तो पर्यंत आता है, और इसके बाद फिर तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर अव्यय होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के अव्यय होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं, ऐसे अव्यय को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसे अव्यय शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे अव्यय को हम मूल, ठीक है, तो मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर इसके बाद में एक और इसमें क्या आता है, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो ये कैसे होते हैं, तो जो दूसरे अव्यय शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें अव्यय आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है कि जैसे मैंने लिखा यथा, समेत, यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे समेत, इसके बाद तक, और फिर इसके बाद में पर्यंत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पर्यंत। तो ये इस प्रकार के कुछ अव्यय होते हैं जिनको इस व्युत्पत्ति के आधार पर इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो समेत और तक ये अव्यय होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये मूल संबंध बोधक अव्यय होते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं। फिर इसके बाद में जो पर्यंत होता है, तो पर्यंत ये यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने देखा कि जो पर्यंत शब्द होता है, तो पर्यंत को यदि हम अलग अलग करेंगे कभी, तो परिधन अंत बराबर क्या हो जाता है, पर्यंत। तो ये ऐसे हम देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यंत। तो इसमें ऐसे अव्यय शब्दों को शामिल इसमें किया जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा एक संबंध बोधक अव्यय होता है जो इसमें मूल और यौगिक, ठीक है, तो मूल और यौगिक जिसको शामिल इसमें किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला प्रकार आ जाता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर अब क्या होता है, तीसरा प्रकार देखिए इसमें संबंध बोधक में ही। तो संबंध बोधक में तीसरा प्रकार हो जाता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ के आधार पर अव्यय होता है, तो इसको 14 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये 14 नहीं याद रखना है और नहीं एग्जाम में इनसे कभी पूछा जाता है। तो इसमें कुछ अव्यय शब्दों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि अब, इसके बाद फिर तब, इसके बाद फिर परंतु, इसके बाद फिर विरोध, ठीक है, विरोध, फिर इसके बाद में आगे, है ना, फिर इसके बाद में और भी तमाम इसमें शब्दों को शामिल किया जाता है, या फिर वो अव्ययों को शामिल किया जाता है। अब, तब, जब, परंतु, किंतु, फिर इसके बाद में इसलिए, फिर इसके बाद में हम और भी बहुत सारे शब्दों को इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। ठीक है, तो इसमें हम 14 प्रकार के अव्ययों को शामिल करते हैं। किसके आधार पर, तो अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो जैसे अब है, तब है, परंतु है, विरोध है, आगे है, इसलिए है, जहाँ है, इसके बाद में फिर मार्फत है, परेशानी है, कारण से, परेशानी से। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे अव्यय शब्दों को शामिल किया गया है किसमें, अर्थ के आधार पर। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह संबंध बोधक अव्यय का कौन सा प्रकार है जिसमें उसको 14 भागों में बांटा गया है, तो ये जो अर्थ के आधार पर होता है इसको 14 भागों में बांटा जाता है, या इसके भी 14 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके 14 भेद होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जो 14 भेद होते हैं, तो 14 भेद अलग से तो नहीं पूछता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अव्यय हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है समुच्चय अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय।
तो अव्यय के 4 प्रकार मैंने बताया था आपको शुरू में। तो पहला बताया था क्रिया विशेषण, दूसरा बताया था संबंध बोधक, अब आता है तीसरा समुच्चय बोधक। अब तीसरा देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक, ठीक है। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है, तो देखिए इसमें समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं, तो समुच्चय का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। तो वे अव्यय जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वे अव्यय जो वाक्यांशों, वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं, तो उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, तो वे अव्यय, ठीक है, वे अव्यय जो दो वाक्य कॉमा दो वाक्यों, ठीक है, दो वाक्यों कॉमा वाक्यांशों, दो वाक्यों कामा वाक्यांशों, इसके बाद फिर शब्दों, ठीक है, दो वाक्यों वाक्यांशों शब्दों को जोड़ते हैं, ऐसे अव्यय को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, क्योंकि समुच्चय का मतलब ही होता है जोड़ना। तो ये कैसे अव्यय होते हैं, तो ये वे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ेंगे, या दो वाक्यांशों को जोड़ेंगे, या उपवाक्यों को जोड़ेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दों की जगह आपको उपवाक्य याद रखना है, उपवाक्य, ठीक है, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो वाक्यों, उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, तो इसके कितने प्रकार हो जाते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। तो इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, ये देखिए। तो इसके 2 प्रकार हो जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार हो जाता है समानाधिकरण अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण अव्यय। पहला प्रकार हो जाता है समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण अव्यय, और दूसरा हो जाता है व्यधिकरण अव्यय, दूसरा हो जाता है व्यधिकरण अव्यय। तो इसके ऐसे 2 प्रकार होते हैं। अब इसमें पहला प्रकार हम शुरू करते हैं समानाधिकरण अव्यय। तो जो समानाधिकरण है, इसमें इसका अर्थ छुपा हुआ है, समान धन अधिकरण बराबर होता है समानाधिकरण। तो देखिए ये क्या होता है, तो पहला प्रकार देखिए इसमें समानाधिकरण अव्यय, ठीक है, पहला प्रकार है समानाधिकरण अव्यय। अब समानाधिकरण अव्यय किससे कहते हैं फ्रेंड, तो देखिए इसमें पहला प्रकार है इसका समुच्चय बोधक अव्यय का। तो वह अव्यय या वे अव्यय जो समान वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसे हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो वे अव्यय जो समान वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसे हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया जाता है, जो समान वाक्यों को जोड़ते हैं या समान उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसे हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तो कुछ उदाहरण यहाँ पर आते हैं कि जैसे हमने लिखा किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर इसके बाद में अथवा, या, एवं, और, व आदि। तो ये इस प्रकार के कुछ अव्यय होते हैं जो समान वाक्यों को या समान उपवाक्यों को जोड़ते हैं,
तो ऐसे हम अव्ययों को समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए समानाधिकरण अव्यय किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऐसे अव्यय होंगे जो समान वाक्य को जोड़ेंगे या समान उपवाक्यों को जोड़ेंगे। अब ये तो हो गई बात इसकी परिभाषा की, लेकिन आपसे पूछा जाए कि किंतु बताइए, तो किंतु में यह किस प्रकार का अव्यय होता है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय बोधक अव्यय है, और समुच्चय बोधक अव्यय का कौन सा प्रकार है, तो आपको याद रखना होगा समानाधिकरण अव्यय है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक वाक्य लिख दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा अव्यय होगा, ठीक है। तो किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, और इसके बाद अथवा, या, एवं, और, वह, इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर मोहन बाजार गया था परंतु कुछ नहीं लाया, ठीक है। अब मोहन बाजार गया था परंतु कुछ नहीं लाया, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर समान वाक्य है, इसमें हम कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा वाक्य होता है, तो सॉरी कौन सा अव्यय होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। अब इसके बाद में फिर देखिए दूसरा, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला देखिए दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक का। तो समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार हो जाता है व्यधिकरण अव्यय। दूसरा प्रकार हो जाता है व्यधिकरण अव्यय। अब ये व्यधिकरण अव्यय क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, एक मुख्य वाक्य होगा और मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्यों से जोड़ने के लिए जिन अव्यय का प्रयोग करते हैं उसे हम व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें कि व्यधिकरण अव्यय किसे कहा जाता है, तो वे अव्यय जो मुख्य वाक्य को या प्रधान वाक्य को, मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्यों से जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे हम व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। तो ये ऐसे अव्यय होते हैं जो क्या करेंगे, तो ये मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, या जो भी आश्रित वाक्य होगा उसको मुख्य वाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे अव्यय को हम व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार के शब्दों का या किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये देखिए इसमें, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखिए यहाँ पर, तो उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण इसके आते हैं विधिकरण के, जैसे यानी इसमें आ जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही अर्थार्थ को इसमें रखा जाता है। इसके बाद फिर जो, कि, ताकि, फिर जो कि, फिर इसके बाद में इसलिए, फिर इसके बाद में क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, इसके बाद फिर यद्यपि, तथापि जोड़ना हो, आदि, ठीक है, क्योंकि, आदि। तो इसमें ये ऐसे अव्यय होते हैं जो क्या करते हैं फ्रेंड, ये मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्यों से जोड़ते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा कि मोहन को सामान लाना था इसलिए बाजार गया। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मोहन को सामान लाना था, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मुख्य वाक्य हो गया। अब यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये व्यधिकरण अव्यय होता है, क्योंकि ये आश्रित वाक्य को किससे जोड़ने का काम करेगा, मुख्य वाक्य से जोड़ने का काम करेगा, या मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए इसमें कौन सा अव्यय हो जाता है, यह व्यधिकरण अव्यय होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में एक ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अव्यय होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अव्यय का चौथा प्रकार, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रकार, तो चौथा प्रकार आ जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है।
अब जो विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, अब देखिए ये कैसे होता है। तो विस्मयादिबोधक अव्यय कहते किसे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन अव्यय शब्दों से या वे अव्यय जिनसे हमें हर्ष, घृणा, शोक, इसके बाद में आश्चर्य आदि का बोध होता है, उसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो वे अव्यय जिनसे, ठीक है, वे अव्यय जिनसे घृणा, शोक, वे अव्यय जिनसे घृणा, शोक, हर्ष, ठीक है, हर्ष, विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि का बोध होता है, उसे हम आदि का बोध होता है, उसे हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो सीधी सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान रखना है कि वे अव्यय होते हैं जिनसे हमें घृणा के बारे में पता चलता है, शोक के बारे में पता चलता है, हर्ष के बारे में या विस्मय के बारे में पता चलता है। तो ऐसे अव्यय को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके 8 प्रकार होते हैं फ्रेंड। तो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखिए, ठीक है। तो जो विस्मयादिबोधक अव्यय होता है, विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है, विस्मयादिबोधक अव्यय, इसके 8 प्रकार होते हैं। तो इसके 8 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें, तो इसके 8 प्रकार में कौन कौन से जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रकार कौन सा होगा, तो पहला प्रकार देखिए यहाँ पर हर्षबोधक, हर्षबोधक अव्यय। अब हर्षबोधक अव्यय में किसके बारे में पता चलेगा हमें, तो इसमें हर्ष के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो देखिए इसके 8 प्रकार में एक बार बता देता हूँ, फिर सबके अलग अलग अव्यय मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला हो जाता है हर्षबोधक, दूसरा हो जाता है घृणा, हर्ष, घृणा, शोक, फिर इसके बाद में विस्मय, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य बोधक। फिर इसके बाद में 5वां आ जाता है अनुमोदन बोधक, फिर इसके बाद में संबोधन बोधक, फिर इसके बाद में भावबोधक, 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 फिर इसके बाद में लास्ट में आ जाता है, ठीक है, तिरस्कार बोधक। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसके 8 प्रकार होते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रकार, तो पहला प्रकार होता है हर्षबोधक। अब हर्षबोधक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो हर्षबोधक से हमें खुशी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह, इसके बाद फिर शाबाश, इस प्रकार के अव्यय का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, बहुत अच्छा कार्य किया, इसके बाद फिर शाबाश, शाबाश, ठीक है। तो ये भी किस प्रकार के अव्यय हैं, तो ये हर्ष का बोध कराते हैं। तो जैसे हमारा जब सिलेक्शन होगा तो हमारे परिवार वाले और हमारे जो रिलेशन में हैं, तो ये सभी बोलेंगे कि शाबाश, हमको पता था आपका सिलेक्शन जरूर होगा, तो हमें शाबाशी देंगे, मतलब खुशी की बात होगी। इसके बाद फिर घृणाबोधक में क्या होगा, तो घृणाबोधक में घृणा के बारे में हमें बोध होता है। तो कैसे, जैसे छी छी, हम यहाँ पर किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे छी छी, ठीक है, छी छी। इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे राम राम बोलते हैं कि नहीं अपन, राम राम, राम राम, तो इससे भी हमें किसका बोध होता है, तो इससे हमें घृणा का बोध होता है, राम राम, गलत कार्य किया, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला आ जाता है शोक बोधक। तो शोक बोधक में हाय, इसमें हाय शब्द का प्रयोग होता है, हाय ये क्या हो गया, ओह अच्छा नहीं हुआ। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओह, ओह,
ठीक है, ओह, अरे, ओह, हाय, ये अच्छा नहीं हुआ। तो ये कैसे अव्यय होते हैं? तो ये शोक बोधक अव्यय होते हैं। इनसे हमें शोक के बारे में जानकारी मिलती है या शोक का बोध होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक। तो ये कैसे होते हैं? तो जैसे हमने बोला कि अरे, 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 ठीक है, अरे वाह, ठीक है, ओहो या ओह, ठीक है, ओहो, ओहो। तो ये इस प्रकार के कुछ अव्यय होते हैं जिनसे हमें आश्चर्य के बारे में पता चलता है या आश्चर्य का बोध होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक में किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया जाता है? तो ठीक, ठीक, फिर इसके बाद में अच्छा, ठीक है, ठीक, अच्छा, ये इस प्रकार के इसमें अव्यय का प्रयोग किया जाता है अनुमोदन बोधक में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है संबोधन बोधक में। तो संबोधन जब हम देते हैं या हम किसी को संबोधित करते हैं, तो संबोधित करते समय किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हम करते हैं? तो जैसे हे, जैसे हम बोलते हैं हे भगवान। फिर इसके बाद में रे का भी उपयोग करते हैं हम, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला जाता है भावबोधक, ठीक है। अब भावबोधक में क्या होगा? तो इसमें हमें भाव के बारे में पता चलता है। तो किस प्रकार के अव्यय शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो जैसे अरे, इसमें क्या होगा? अरे, ऐसे शब्दों का हमें इसमें प्रयोग करना होता है, ठीक है, जिससे भाव व्यक्त होते हैं। तो अरे का उपयोग विस्मय मतलब आश्चर्य में भी होता है और भावबोधक में भी होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर लास्ट तिरस्कार बोधक। अब तिरस्कार बोधक में क्या होगा? तिरस्कार करते हैं। तो जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग करते हैं? तो जैसे दूर दूर, हट हट, भाग भाग, ये हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं इसमें दूर दूर, इसमें दूर दूर, फिर इसके बाद में भाग भाग, भाग भाग, फिर इसके बाद में हट हट, हट हट, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कुछ अव्यय होते हैं जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो इनका उपयोग हम तिरस्कार बोधक के लिए करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति को हम दूर भागने के लिए कहते हैं, दूर हट, उसका तिरस्कार करते हैं, तो हम बोलते हैं कि दूर हट या हट हट, या फिर हम बोलते हैं भाग भाग, दूर दूर। तो इस प्रकार से हम उसका तिरस्कार करते हैं। तो वहाँ पर ये इस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा अव्यय का टॉपिक समाप्त हो जाता है, और इसी अव्यय का टॉपिक के समाप्त होने के साथ साथ हमारा आज का ये सेशन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अव्यय से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड, इसको जरूर पढ़िएगा। तो एसआई के एग्जाम हो या फिर और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें अव्यय से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।